तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी परिचय पूरा एकदम जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स है ना इस अध्याय के अंतर्गत में सब आपको इस वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन क्लास कर लेने के बाद इस अध्याय से जो फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका जो है सारा का सारा सवाल बन जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ना जरूरी होता है कि किताब का निचोड़ बात जो है इस मतलब इंट्रोडक्शन क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो देखो, द्विघात समीकरण जो है इस रूप का होता है। अगर तुमको दे दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। द्विघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे, क्या था उसका व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। केवल हम बराबर देके क्या लिख दिए, 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब इसी के जैसा। बात समझ में आया। तो टोटली जितना भी समीकरण हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय में इसी टाइप का पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का ही समीकरण को पढ़ेंगे और इस टाइप के समीकरण को सॉल्व करने का, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 विधि है, द्विघात सूत्र विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। वो तीनों विधि हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। फिलहाल आप ये जाने कि द्विघात समीकरण का जो है ये व्यापक रूप है, ठीक है, या मानक रूप इसको कहते हैं। और जहां जो है ना ये जो ए देख रहे हैं, ये जो बी देख रहे हैं, ये जो सी देख रहे हैं, ए कोमा बी कोमा सी कौन सी संख्या होगी, तो वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। और ये जो ए देख रहा है ना, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए के स्थान पे 0 लिख देंगे, अब बीच में कुछ क्या है रे, गुना, 0 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। द्विघात, दो घात कहाँ रहा, बात समझ में आ रहा है। जब यही खत्म हो जाएगा ये द्विघात कहलाएगा क्या, नहीं ना, वो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो ब्लैक हो गया ना, वो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो अगर ए के स्थान पे अगर 0 ले ले तो 0 गुना इतना करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, द्विघात तो रहा नहीं, जिनका घात 2 रहेगा वही ना द्विघात रहे। तो इसलिए जो है ना ए के स्थान पे कभी भी हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, और ए बी सी के स्थान पे हम लोग ले सकते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। शॉर्टकट में आपको वास्तविक संख्या बता देते हैं, किसे कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय संख्या, किसको, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या तो पता ही है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है वो सबका सब परिमेय है। और जितना भी अपरिमेय, जैसे कि √2 अपरिमेय है, पाई भी क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ जो ए और बी और जो ये जो सी देख रहे हैं, इनके स्थान पे हम लोग या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का प्रकार ही है ना ये। तो ए बी सी के स्थान पे हम लोग जो है वास्तविक संख्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगर आपको वास्तविक संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना हो तो आप मेरे जो है पहला अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को देखें, तो वहां पे हम अच्छे से बताएं कि वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है। उसके अंतर्गत में हम परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, बहुत सारा संख्या के बारे में बताया, तो उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें। चलिए अब इसको समझते हैं कि ए और बी के स्थान पे, ए बी सी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो वास्तविक संख्या रख सकते हैं, और ए के जगह पे 0 कभी भी नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो और ये है क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, इसी के जैसा टोटल हम पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ले लिए, एक जगह ले लिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर कितना, 0। अब देखो ए के स्थान पे क्या है बताओ, 2x² तो x² है ही, बी के स्थान पे 5x x है ही, प्लस है प्लस लिख दिए, सी के जगह में क्या है 3 बराबर कितना, 0। समझ में आ रहा है। तो इसी के रूप के जैसा हम लोग जो है समीकरणों को पढ़ेंगे, और जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कितने नियम है, द्विघात समीकरण को हल करने के कितने नियम है, 3 नियम है, 3 नियम है। बच्चों, आप लोगों को हम सिखाए थे कि तीसरा अध्याय में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने नियम थे, 4। क्या था, एक ग्राफीय विधि था, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि था, अवकलज गुणन विधि था। ये 4 विधि से हम द्विघात समीकरण को नहीं, किसको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते थे। लेकिन अगर आपको क्या मिल जाए, द्विघात समीकरण मिल जाए, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे कितने विधि से, तो
तीन विधि से, वो तीन विधि का नाम देखो। पहला है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि, जो कि आप लोग जो है 9th क्लास में जरूर गुणनखंड करने के लिए सीखे होंगे। चलिए 9th को छोड़िए, अभी आपको हम दूसरा अध्याय पद बताए थे। दूसरा अध्याय में हम आपको शून्यक निकालने के लिए बताए थे, याद है? शून्यक निकालने के लिए बताए थे। तो वही शून्यक निकालने के क्रम में जो हम लोग ऐसे डब्बा छोटा छोटा निकालते हैं ना, उसी को कहते हैं गुणनखंड करना। तो बस अगर आपको वो आता है तो यहाँ गुणनखंड विधि से द्विघात सूत्र मतलब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? और शून्यक का यहाँ पे क्या है, चौथा अध्याय में देखिए, चौथा अध्याय में हम लोग जो है, दूसरा अध्याय में हम लोग क्या कहते हैं इसको? शून्यक। चौथा अध्याय में शून्यक को क्या बोल देते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? मूल। बात समझ में आया? दूसरा अध्याय में जो हम लोग निकालते थे उसको कहते थे शून्यक। और सेम चीज गुणनखंड ही करके निकालेंगे शून्यक, लेकिन शून्यक का यहाँ नाम हो जाता है क्या? मूल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 नियम थे। तो 3 नियम में पहला नियम हो गया गुणनखंड विधि। दूसरा नियम लिख देते हैं द्विघात सूत्र विधि। कौन सा? द्विघात सूत्र विधि। ठीक है। और तीसरा नियम लिख देते हैं, और तीसरा क्या था? हाँ, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। बच्चों ये तीनों विधि बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गुणनखंड से किसी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा वैसे ही द्विघात से सॉल्व करें या पूर्णवर्ग विधि से सॉल्व करें, तो तीनों विधि से आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर आपका आंसर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आप हिसाब कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आंसर चेंजिंग नहीं होगा, विधि तीनों आसान है। हम आपको तीनों विधि सिखाएंगे बढ़िया से। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। बाकी बात अभी इंट्रोडक्शन को करने के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से जो है हम प्रश्नावली पे चलेंगे। वहां की बात, वहां प्रश्नावली में आपको सारा का सारा विधि धीरे 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 सिखा देंगे, फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद जो है होगा तो इस चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो फटाफट जो है इसको उतारिए, मतलब इसके बाद नेक्स्ट को करते हैं। फटाफट इनको उतारिए, तो इसके बाद और भी बात है इस पे। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा इसका आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कुछ बातों को बता दिए। अब देखो ये अभी जो हम बताए द्विघात सूत्र विधि, तो देखो द्विघात सूत्र विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र देखो, द्विघात विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र। देखो द्विघात विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र, अभी जो बोले ना, वो जो 3 विधि था ना, उसको क्या कहते थे? द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 3 विधि। उसको जब सॉल्व करते हैं तो उससे आता क्या है? उससे मूल आता है। क्या आता है? मूल। तो उस मूल को द्विघात सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे। जो उसका सूत्र क्या होता है देखो, अगर हम x बराबर लिख दिए, क्या लिख दिए? x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और d का सूत्र क्या होता है? देखो d का सूत्र होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? d निकालना है। और d को क्या कहते हैं? विवितकर या विवेचक। ठीक है, तो समझो कोतर विवितकर या विवेचक। ठीक है, विवितकर या विवेचक, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। समझ में आ रहा है? और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप 5वां अध्याय में जाइएगा समांतर श्रेणी में, तो वहां डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो वहां डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब वहां होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? नहीं समझा? देखो जब 5वां अध्याय में जाएंगे ना, तो वहां पे डी बराबर पढ़ेंगे a2 माइनस a1। जैसे कि देखो 1, 2, 3, 4 है ना, इसका डी क्या है? डी मतलब इनके के बीच में डिफरेंस कितने का बताओ? 1 का। इनके के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। इनके के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। यानी फर्स्ट वाले को कहते हैं a1, सेकंड वाले को कहते हैं a2, थर्ड वाले को a3 कहेंगे। अगर हम a2 में a1 को घटा दें तो उन्हीं को कहते हैं क्या? d। यानी a2 कितना है? 2 घटा a1 कितना है? 1। 2 में 1 गया, कितना हो गया? 1। तो ये जो आया ना 1, इसको क्या कहेंगे? d, सार्व अंतर। कौन सा अध्याय में? 5वां अध्याय में। लेकिन यहाँ पर 5वां अध्याय नहीं है, ये कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d को हिंदी में जो है क्या कहे? विवितकर या विवेचक। अब पूछता कैसे है देखो, एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है, ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछता है कि द्विघात समीकरण दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर दिख दिया कितना? 0। इनका क्या पूछ दिया? विवितकर निम्नलिखित में है। विवितकर बोल देता है या विवेचक बोल देता है, निम्नलिखित में है।
तो फार्मूला तो हम लोगों को पता है क्या होता है, विविध का मतलब कौन चीज, विविध का मतलब क्या दे, डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम देखो द्विघात का जो हम लोग रूप लिखे थे कैसा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाया ए, एक्स का गुणांक क्या कहलाया बी, और ये जो बच्चा क्या कहलाया सी। तो बताओ तुम्हें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, इसका ए का मान हो गया, एक्स का गुणांक कितना है 5, बी का मान हो गया, ये 3 किसका मान हो गया सी का। तो बी स्क्वायर, बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, इंटू सी कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, 25 में 24 जाएगा कितना 1। तो इसका विवेचक कितना आ गया 1। और ये फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, और ये जो डी निकाले ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, लेकिन जब सवाल को सॉल्व करेंगे किससे, द्विघात सूत्र विधि से, तो यहाँ भी डी का डिमांड हो रहा है, बोलो तो डी की जगह क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे इनको सॉल्व किए वैसे ही उनको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाता है, समझा अमित। तो ये हो गया तुम्हारा विवेचक या विविधकर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इनका जो सूत्र होता है मतलब लिख दिए, और इस पे एक सवाल को भी बता दिए, कोई दिक्कत है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, द्विघात विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, और डी के जगह पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट लिखना चाहे, एक्स बराबर कोई सोचे कि नहीं हम ये नहीं लिखेंगे, डी ने लिख के क्या लिखेंगे माइनस बी, और प्लस माइनस अंडर रूट, और डी के स्थान पे डायरेक्ट क्या लिख दे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टे क्या नीचे में 2a। अरे डी लिखो या डी का मान ये होता है उसको लिख दो, दोनों बात क्या है एक ही है। तो हम तुमको जब सवाल बताएंगे तो ऐसे भी बता देंगे और डायरेक्ट करके भी बता देंगे, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो ये द्विघात सूत्र विधि का हो गया फॉर्मूला कि कैसे हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ जो लिखे है ना एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, तो जो ज्ञात करते हैं तो शून्यक है, द्विघात है तो शून्यक क्या आएगा रे, यहाँ शून्य या मूल क्या आएगा, देखो मूल कह रहे हैं ना यहाँ पे दूगो आएगा, तो दूगो जो आएगा एगो को अल्फा मान लेते हैं एगो को बीटा मान लेते हैं। याद है जब द्विघात में दूसरा अध्याय में जो निकालते थे शून्य निकालते थे, एगो को अल्फा एगो को बीटा मानने के बाद उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करते थे, याद है कि नहीं। तो उसी टाइप से जो है यहाँ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच नहीं करना है, यहाँ ओनली क्या करना है मूल ज्ञात करना है, मूल यानी वही शून्य, ठीक है। तो एक को मान लेंगे अल्फा एगो को मान लेंगे बीटा। तो एक हम फॉर्मूला हम अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएगा, वहां से जो है आप डाउनलोड करके बगल के शॉप में जाके आप पीडीएफ निकाल के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उस नोट्स में हम लिखे हुए हैं इस चीज को कि जैसे कि अगर अल्फा बराबर अगर बोल दे निकालने, मूल में अल्फा बीटा मानते हैं ना रे, अल्फा बराबर, तो देखो माइनस बी है माइनस बी लिख दो, एगो क्या ले लो प्लस माइनस है ना रे, एगो प्लस में ले लो, क्या लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या रे 2a, ठीक है। अगर हम लोग क्या निकाले बीटा निकाले तो इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस, अच्छा माइनस बी लिख दिए, अच्छा प्लस लिए थे ना रे, अब क्या ले लेते हैं माइनस, क्या अंडर रूट वही क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या रे 2a, यानी अल्फा निकालने के लिए एगो प्लस वाला ले लिए और बीटा निकालने के लिए एगो माइनस वाला ले लिए, वो दो जो निकलेगा अल्फा बीटा उसी को क्या कहते हैं मूल, क्या कहते हैं मूल या शून्यक। तो ये आपको अगर याद ना भी हो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल इनको जरूर याद कर ले, किनको यहाँ जो लिखे हुए हैं एक्स पावर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, अगर ये याद नहीं रखना है तो इनको याद रखिए, मतलब ये दोनों को आपको याद कर ही लेना है, कोई दिक्कत है। तो द्विघात सूत्र विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं उनका फॉर्मूला लिख दिए, और विवेचक या विविधकर मतलब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उनका भी फॉर्मूला लिखने के बाद उस पर एक सवाल भी बता दिए हैं, तो इनको भी फटाफट आप उतारे। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मूलों की प्रकृति बताना, यानी अगर डी का मान 0 हो जाए या डी का मान -1 हो जाए या डी का मान 1 2 3 4 कुछ आ जाए तो उसके मूलों का प्रकृति क्या होता है उनको भी बता देंगे। उसके बाद आज का इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगा फिनिश, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे, तो फटाफट इनको उतारिए, उसके बाद जो है हम मूलों की प्रकृति को करते हैं, फटाफट इसको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए लास्ट टॉपिक है मूलों की प्रकृति को समझना, ठीक है। तो देखो मूलों की प्रकृति कैसे हो क्या होता है समझो। जैसे कि अगर क्या हो जाए डी का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, अगर डी का मान जब डी अभी निकालते थे ना विवेचक अगर कितना आ जाए 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है देखो, मूलों
की प्रकृति, ये जो हम बता रहे हैं मूलों की प्रकृति, ये फाइनल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अगर डी का मान 0 हो जाए तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और समान। क्या होता है? वास्तविक और समान। समान बोलो या क्या बोल दो? बराबर। एक ही बात है, बात समझ में आ रहा है? समान यानी ना, समझा, एक समान है यानी बराबर है। तो अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और समान होगी। क्या होगी? वास्तविक और समान। और समान ना बोल के क्या बोल दे? बराबर, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डी का मान क्या आ जाए? अगर डी का मान आ जाए 1 2 3 यानी प्लस में आ जाए, अर्थात अगर डी का मान क्या हो? 0 से क्या हो? 0 से क्या आ जाए? बड़का आ जाए। समझ में आ रहा है? जो डी का मान है ना, किससे बड़का आ जाए रे? 0 से बड़का आ जाए। 0 से बड़का कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब प्लस जितना वाला है ना, वो सब 0 से क्या है? बड़का है। अगर डी का निकाले और डी का मान 1 2 3 4 यानी प्लस में आए, यानी 0 से बड़का हो जाए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति इसका भी होगा वास्तविक और, लेकिन समान के जगह हम क्या लिख देंगे? असमान। क्या लिखेंगे? वास्तविक और असमान। असमान बोलो। असमान को हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं। भिन्न समझ में आया? अरे भिन्न भिन्न प्रकार का मछली बिकता है मार्केट में, भिन्न भिन्न प्रकार का साग बिकता है, नहीं समझा? तो भिन्न का मतलब हो गया असमान, मतलब अलग अलग प्रकार का। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो वास्तविक और असमान, देखो अंतर क्या है दोनों में। अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। अगर डी का मान 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्लस में आए, या 0, प्लस का मतलब क्या? 0 से बड़का होना। अगर डी का मान 0 से बड़का हो रहा है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा? असमान। बात समझ में आ रहा है? दोनों के लिए वास्तविक होगा, या तो 0 आए या तो 1 2 3 4 आए, दोनों के लिए वास्तविक होगा ही होगा। लेकिन अगर बराबर 0 आता है तो समान, अगर बराबर 0 नहीं आता है तो असमान। कोई दिक्कत है? ये हो गया मूलों की प्रकृति। अब एक लास्ट टॉपिक है, अगर डी का मान क्या आ जाए? अगर डी का मान आ जाए -1 -2 -3, यानी क्या? डॉट लिख देते हैं। यानी क्या हुआ? डी का जो मान है 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। बात समझ रहा है? माइनस यानी 0 से क्या होना? छोटा होना। माइनस यानी 0 से क्या होना? समझे? हाँ, माइनस का मतलब हो गया 0 से, डी का मान जो है 0 से छोटा हो रहा है। अगर डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब है, यहां समझो अभी, अगर डी का मान क्या है? 0 से छोटा है, यानी किस में आए? माइनस में। अगर डी का मान किस में आए? माइनस में आए। -1 -2 -3 आए, अगर ऐसा हो तो मूलों की जो प्रकृति होती है क्या होती है? अवास्तविक होती है। क्या होती है? अवास्तविक, वास्तविक, अवास्तविक। ठीक है? अवास्तविक, या अवास्तविक को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। मतलब समझ में आया? अवास्तविक या क्या? काल्पनिक। या इसको बोल सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है? कोई वास्तविक मूल नहीं है। यानी अगर डी का मान -1 आ जाए, -2 -3 मतलब माइनस में आए, अगर मूलों की प्रकृति का बात बोले तो बोलना है अवास्तविक होगा, या काल्पनिक होगा, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तीनों में से कोई एक बात को लिख देगा, चलेगा। और ऑब्जेक्टिव में देखना ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, जो सा भी ऑप्शन रहेगा भर देना है उसमें। बात समझ में आया? तुमको ऐसे देगा, बोलेगा ऐसे, डी बराबर लिख दिया, डी कहते हैं द्विघात समीकरण लिख देगा कितना? 5x² + 3x + 2 बराबर 0 लिख दिया। अब तुम डी निकालेगा। डी मतलब क्या? b² - 4ac बोलो। तो b², b कितना है रे? 3, 3 का स्क्वायर, -4 × a कितना है? 5 × c कितना है? 2। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9, -4 × 5 = 20 दूनी 40, कितना आया? -31। अब बताओ डी का मान किस में आया? माइनस में आया। अगर बोले मूलों की प्रकृति तो क्या बोलेंगे? अवास्तविक या काल्पनिक, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वैसे ही डी का मान निकालेंगे, प्लस में आ जाए, यानी 1 2 3 4 आए, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर डी का मान निकाले और क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो मूल वास्तविक और मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। अब सुनो, अब हम जो नोट्स में लिखे हुए हैं, डी न लिख के क्या लिख दिए हैं? लिख दिए हैं ऐसा, b² - 4ac लिख दिए। याद है? देखो नोट्स में मेरा ऐसा मिलेगा तुमको, डी के स्थान पे देखो, जैसे हम डी बराबर 0 लिखे हैं ना, डी बराबर क्या लिखे हैं? 0। डी न लिख के लिख दिए हैं कौन सी? b² - 4ac। और डी का मतलब तो वही ना है रे। अगर b² - 4ac किसके बराबर आ जाए?
जीरो के, यानी डी बराबर जीरो हो जाए। डी न लिख के अभी बताए थे, इनका सूत्र ये होता है। अब ऐसे भी तो इन्हीं को तो सॉल्व करते हैं, ऐसा हो या ऐसा हो, अगर कितना हो जाए जीरो, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और समान होती है। कोई भी दिक्कत है, ए टू जेड अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चौथा अध्याय का जो है इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ। और इनको कर लेने के बाद जो है आपको अगर जब प्रश्नावली बताएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत वहां होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बच्चों यही है हमारा नोट्स, ठीक है, देख लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को, पूरा पूरा निचोड़ फार्मूला है पूरा किताब का, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे रह गया, ये हो गया, ये हो गया, सब सारा का सारा हो गया। ठीक है बच्चों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।